काउंसलिंग क्या है, ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू, और उसका ओवरव्यू, क्या रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं काउंसलिंग के दौरान, सीट कोटा कौन कौन से अवेलेबल है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जब भी आपको ज्वाइनिंग के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूजुअल कुछ इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम ये वेबिनार 12 अगस्त 2022 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तब ऑलरेडी नीट यूजी 2022 का एग्जाम हो चुका है। रिजल्ट इज अवेटेड। अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई कि कब रिजल्ट वो डिक्लेयर करेंगे, पर तब तक के लिए हमने इस प्रेजेंटेशन में लास्ट ईयर मतलब 2021 में नीट यूजी का ऑल इंडिया का काउंसलिंग किस तरह से रहा था, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस थे, जो हम अभी आज देखेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन में जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा लिया गया है वो नीट यूजी 2021 के अकॉर्डिंग लिया गया है। जब भी उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन और बुलेटिन जो भी एमसीसी के थ्रू डिक्लेयर हुआ था उसको हमने रेफरेंस लिया है। जो भी सीट कोटा का स्टेटिस्टिक्स है वो एमसीसी यूजी 2021 राउंड 1 में जो सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर हुआ था उसके डेटा हमने इसमें लिए हैं, और स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ जो भी उसके रिलेटेड डेटा है कि उसके रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन है वो आपको स्टेट अथॉरिटी की, पर्टिकुलर स्टेट की अथॉरिटी की सबकी वेबसाइट है, वहां से रेफरेंस के लिए आप ले सकते हो। तो नीट यूजी में ओवरव्यू देखें तो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है एडमिशन ऑफ एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज। ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के थ्रू लिया जाता है। अब एनटीए हेलो। जो भी रिजल्ट है यस। उनको मेडिकल काउंसलिंग कमेटी मतलब हाँ हाँ, एमसीसी बताओ, तुमने बोलते हैं उसको, पहला वो बात कही थी अपनी। उनको रिजल्ट शेयर करते हैं। उनकी वेबसाइट है ओके। mcc.org.in, और एमसीसी अथॉरिटी आप ही ऑल इंडिया સોરી ફોર लेवल દેટ, पे હું जो અત્યારે જ તમને एआईयू શેર कोटा કરું है છું, તમે उनका જોઈન કરી શકો છો। काउंसलिंग प्रोसेस હા, अलॉटमेंट ઓકે। करते हैं, और जो भी ऑल इंडिया रैंक सारे स्टूडेंट का है वो सारा डेटा, वो मेरिट लिस्ट का डेटा सारे स्टेट अथॉरिटी को भी शेयर करते हैं ताकि वो अपना स्टेट लेवल पे काउंसलिंग कंडक्ट कर पाए। और एमसीसी ही मेरिट लिस्ट को पब्लिश करते हैं। डेटा देखें तो ओवरऑल हर साल 14 to 15 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं नीट एग्जाम के लिए, और ऑल ओवर इंडिया में आज की डेट में अप्रोक्सीमेट 85,000 सीट्स एमबीबीएस की अवेलेबल है इंडिया में। अब प्रोसेस कैसे रहता है यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगा। एमसीसी की वेबसाइट है www.mcc.nic.in। इसी वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब जब भी रिजल्ट आ जाए तो आपके रोल नंबर के थ्रू आपको यूजी काउंसलिंग टैब में क्लिक करके वहीं पे दिख जाएगा कि कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी डिटेल्स आपने जब एग्जाम में अपियर होते टाइम एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे भी नीट एग्जाम देने के लिए आपने कुछ इंफॉर्मेशन सबमिट की होगी। इंफॉर्मेशन मतलब आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एज, जो भी पर्टिकुलर डेटा है, ध्यान रहे कि वही आप यूज करो, सेम ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और रोल नंबर वगैरह, जो भी नाम का जो डिटेल्स है वगैरह, ताकि आगे चल के नाम में वगैरह में कहीं पे मिसमैच ना हो, वरना आपको ड्यूरिंग द काउंसलिंग कुछ दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद आप जो भी आपकी डिटेल्स एग्जाम रिलेटेड थी वो फिलअप करके, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होगी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब आप नीट यूजी काउंसलिंग के लिए करोगे तो आपको सीट कोटा सिलेक्शन के लिए बोला जाएगा। सीट कोटा मतलब आप कौन कौन से सीट कोटा आगे हम बात करेंगे डिफरेंट सीट कोटा के बारे में जो अवेलेबल है।
जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो आप उसमें सीट कोटा सिलेक्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो सीट डेटा कोटा सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग उसी में आपको चॉइस फिलिंग अलाउ करेंगे एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग, जब भी विंडो ओपन होगी तब। दूसरा, अगर आप पर्टिकुलर कास्ट और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो भी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही सिलेक्ट करना है। कुछ स्पेशल कोटा होते हैं जैसे कि जैन माइनॉरिटी और मुस्लिम कोटा, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको वो आपका रिलीजियन के कॉलम में वो पर्टिकुलर सिलेक्ट करना पड़ेगा, वरना आप उस स्पेशल कोटा में अपीयर नहीं हो पाओगे चॉइस फिलिंग के टाइम। और जो भी कोटा, सीट कोटा और सीट कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हो उसका आपके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि वो आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, कास्ट सर्टिफिकेट सेम गवर्नमेंट अप्रूव्ड कास्ट सर्टिफिकेट ही वैलिड गिना जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रहे कि आपके पास ओरिजिनल और फोटोकॉपी कास्ट सर्टिफिकेट और बाकी सर्टिफिकेट्स हो। रजिस्ट्रेशन फी एज पर लास्ट ईयर ऐसा था कि अगर आप AIQ कोटा मतलब ऑल इंडिया कोटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उस कोटा का मतलब कि गवर्नमेंट के जितने भी सीट कोटा है अगर उसमें ही अपियर होना चाहते हो तो 25,000 का फीस था, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में अपियर होना चाहते हो तो 2 लाख रुपए ऐड होंगे। तो अगर दोनों सारे कोटा में अपियर होना चाहते हो तो 2,25,000 का फीस होगा, और सिर्फ गवर्नमेंट में तो 25,000 फीस रजिस्ट्रेशन फीस होगी। अब कौन कौन से MCC अनाउंस करेंगे शेड्यूल। पहले तो शेड्यूल मतलब कब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और उसकी डेडलाइन, कब राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग ओपन होगा, चॉइस फिलिंग भी आपको ऑनलाइन ही करनी है, और उसका भी डेडलाइन होगा। उस डेडलाइन से पहले आपको अपनी चॉइस फिलिंग फिल करके सेव कर देनी है कंपलसरी। तो उसका पूरा शेड्यूल राउंड 1, 2, 3 मॉपअप वो सब का पूरा डेट्स के साथ डेडलाइंस वो डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद MCC कंडक्ट करेंगे डिफरेंट 4 राउंड्स अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट का। जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू सीट अलॉटमेंट होगा। उसमें पैटर्न ऐसे होती है कि पहले राउंड 1 MCC का, ऑल इंडिया का राउंड 1 होता है, उसी के बाद स्टेट का राउंड 1 काउंसलिंग प्रोसेस होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑल इंडिया का राउंड 2 स्टेट के राउंड के बाद होगा, नहीं, पहले हर बार राउंड 1 MC ऑल इंडिया का होगा, उसके बाद ही स्टेट का होगा। राउंड 2 ऑल इंडिया का होगा, उसके बाद ही राउंड 2 स्टेट का होगा। ऐसे ही चारों राउंड कंडक्ट किए जाएंगे, और सिर्फ राउंड 1 में ही कैंडिडेट को, स्टूडेंट को फ्री एग्जिट का मौका दिया जाता है। फ्री एग्जिट का मतलब है अगर कोई सीट आपको अलॉटेड हुई है इंस्टीट्यूट में और आपको आपको वहां पे ज्वाइन नहीं करना है तो आप ज्वाइन नहीं करोगे, फिर भी आपको राउंड 2 में अपियर होने के लिए अलाउ करेंगे। मगर राउंड 2 के बाद ऑल इंडिया के राउंड 2, ऑल इंडिया एंड स्टेट दोनों में राउंड 2 के बाद आपको फ्री एग्जिट का मौका नहीं मिलता। मतलब राउंड 2 में या तो आप ऑल इंडिया में अपियर हो रहे हो या स्टेट काउंसिलिंग में, आपको जो भी सीट राउंड 2 में अलॉट होगी वो आपको कंपलसरी ज्वाइन करनी होगी। अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस चली जाएगी, और वो सीट भी आपको नेक्स्ट राउंड में दूसरे स्टूडेंट के लिए अलॉटेड होगी। आप थर्ड राउंड में अपियर हो सकते हैं, पर आपको एज ए न्यू रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश स्टूडेंट के तौर पे आपको अपियर होना पड़ेगा।
और फिर राउंड 3 में जितनी सीट अवेलेबल होगी उसी में आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। राउंड 2 में जो आपको अलॉटेड हुई होगी वो वापस से सबमिट हो जाएगी काउंसलिंग में, क्योंकि आपने ज्वाइन नहीं किया था। दूसरा रूल है कि कोई भी कैंडिडेट एक साथ 2 सीट होल्ड नहीं कर सकता, मतलब स्टेट काउंसलिंग में और ऑल इंडिया में दोनों में एक साथ एक सीट अलॉट भी नहीं होगा और आप होल्ड भी नहीं कर सकते। ऑल इंडिया काउंसलिंग से एक सीट अलॉटेड हुई है और आपने वो ज्वाइनिंग भी कर दी है। अब आपको स्टेट काउंसलिंग में अपियर होना है नेक्स्ट 3rd या 4th राउंड में। तो पहले आपको ऑल इंडिया में जो सीट आपको मिली है और आपने जिस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया है वो आपको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन लेटर इंस्टीट्यूट से लेके स्टेट काउंसलिंग में अपियर होने के टाइम पे वो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको वो स्टेट काउंसलिंग में अलाउ करेंगे। दूसरा है एक टर्मिनोलॉजी है ऑप्टिंग फॉर अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि राउंड 1 में आपको एक सीट अलॉट हुई और आपने उसका ज्वाइनिंग भी कर लिया इंस्टीट्यूट में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आपने एडमिशन लेटर ले लिया है। अब आप राउंड 2 में अपियर हो सकते हो और वहां पे आपको अपग्रेडेशन का मौका मिलता है, मतलब जो भी सीट आपके मेरिट के आगे फिलअप हुई है, अगर उनमें से कोई सीट अवेलेबल होती है और वो आपके चॉइस लिस्ट में है तो आपको अपग्रेडेशन का मौका राउंड 2 में मिलता है। तो ये खास ध्यान रखें, आपको राउंड 2 में ही सिर्फ अपग्रेडेशन का मौका मिलता है। 3rd एंड 4th मतलब मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी डाल के वहां से डाउनलोड करना रहेगा अलॉटमेंट लेटर, वहीं पे आपको दिख जाएगा। आप डाउनलोड करके वो कॉपी और उसके साथ अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको लिस्ट दी गई होगी, चेक लिस्ट आगे हम बात करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी के साथ आपको इंस्टीट्यूट पे और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है वहां पे सबमिट करना रहेगा। अब कौन से सीट कोटा होता है ऑल इंडिया में, आज हम इसमें सीट कोटा हम ऑल इंडिया एमसीसी यूजी में जो भी काउंसलिंग में सीट कोटा है उसी के बारे में बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा AIQ वो 15% सीट्स होती है। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे 15% 15% सीट्स MBBS हो BDS हो वो सीट्स यहाँ पे आएगी। BSc नर्सिंग में सिर्फ 8 सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स जो है वहाँ उसी के सीट्स के एडमिशन 100% सीट्स के एडमिशन ऑल इंडिया MCC यूजी के थ्रू होता है। बाकी स्टेट में जितनी भी BSc नर्सिंग की सीट है वो स्टेट अथॉरिटी के थ्रू ही एडमिशन उनका होता है। दूसरी कैटेगरी है मैनेजमेंट एंड पेड कोटा, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में होता है, उसमें 100% सीट्स ऑल इंडिया के थ्रू फिलअप होगी। NRI कोटा वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में होता है, वो भी 100% सीट ऑल इंडिया के थ्रू फिलअप होगी। AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें 15% सीट AIQ कोटा में ओपन होता है, कोई भी स्टूडेंट ले सकता है और 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगेन 15% प्लस 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 15% AIQ और 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा। इंस्टीट्यूशनल कोटा मतलब उसका स्पेसिफिक रूल है कि दिल्ली है तो दिल्ली का रेसिडेंट कोई स्टूडेंट है वही ले सकता है। AMU में भी वो पर्टिकुलर उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन इंस्टीट्यूशनल कोटा में अपियर हो सकते हैं, मतलब वहाँ के डोमिसाइल जो भी है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। IP मतलब गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, वो भी 15% प्लस 85%।
ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिनकी मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस पूरे इंडिया में है, डिफरेंट लोकेशन में। उसके 15% प्लस 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है। एम्स कोटा 100% एडमिशन थ्रू ऑल इंडिया के थ्रू, और जिपमेर का भी 100% सीट कोटा ऑल इंडिया के थ्रू होता है। अब यहाँ पे नीट यूजी ऑल इंडिया कोटा का इस तरह से रिजर्वेशन सीट्स अपियर होती है। 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% एसटी शेड्यूल ट्राइब में होता है, 27% ओबीसी में रिजर्व रहेगा, क्रीमिलेयर एज पर दी सेंट्रल ओबीसी लिस्ट के अकॉर्डिंग। 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा, 5% फिजिकल हैंडीकैप जिसको पीडब्ल्यूडी के शॉर्ट फॉर्म से गिना जाता है, और इस पे 21 बेंचमार्क डिसेबिलिटीज रहती है, जो राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो भी इंडिया का है उसके अकॉर्डिंग वो फिलअप होता है। ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है एज पर द नीट यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2021 के अकॉर्डिंग लिया गया है। अब कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, तो एमबीबीएस में ऑल इंडिया कोटा में टोटल 6167 सीट्स अवेलेबल है। अनरिजर्व्ड मतलब यूआर सीट कोटा में 2382, ईडब्ल्यूएस जनरल कोटा में 585 सीट्स, ओबीसी कोटा में 1580 सीट्स, एससी कोटा में 877, एसटी में 438। ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग राउंड वन का जो भी सीट मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग है। और टोटल फिजिकल हैंडीकैप में 305 सीट्स थी, उसमें भी फिजिकल हैंडीकैप में भी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बीडीएस में कितनी सीटें थी, तो टोटल बीडीएस में ऑल इंडिया कोटा में 476 सीट थी। और गवर्नमेंट की डेंटल कॉलेजेस कम है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस के कंपैरिजन में कम दिख रही है। अनरिजर्व्ड सीट 187, ईडब्ल्यूएस जनरल 45, ओबीसी 121, एससी 68, एसटी 34 और फिजिकल हैंडीकैप 21 सीट्स। डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो एमबीबीएस की टोटल सीट्स और उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की सीट्स है टोटल 7350, एनआरआई सीट्स 1251, जैन माइनॉरिटी कोटा जो कि सिर्फ सिमोनदीप यूनिवर्सिटी गुजरात में है उसी में होता है, इसमें 64 सीट्स है। मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा जो दो इंस्टीट्यूट है, हमदर्द इंस्टीट्यूट दिल्ली और यनु यनुपेगा इंस्टीट्यूट बैंगलोर में है, कर्नाटका में है, वहीं पे 122 सीट्स टोटल वहाँ पे रहेगा। दूसरा, अब बात करते हैं एमबीबीएस में मेरिट कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर का। यहाँ पे हम स्ट्रे वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रे वैकेंसी में लास्ट कट ऑफ पर्टिकुलर कोटा में क्या था। तो ऑल इंडिया कोटा में ओपन मेरिट में 21,227 था, ईडब्ल्यूएस में 21,238 मेरिट पे कट ऑफ था स्ट्रे वैकेंसी में, ओबीसी 21,188, एससी में 1,09,310, एसटी कैटेगरी में 1,30,823 कट ऑफ था स्ट्रे वैकेंसी का। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब मैनेजमेंट कोटा का था 9,21,383, और ये हमने राउंड 2 के अकॉर्डिंग लिया है जो हाईएस्ट वहाँ पे कट ऑफ गया था। तो राउंड 2 में लास्ट ईयर इस मेरिट पे मैनेजमेंट कोटा की सीट्स एमबीबीएस की फिलअप हुई थी। मैनेजमेंट कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी में फीस का आप अप्रोक्सीमेट रेंज अगर मैं बताऊं तो 16 लाख से लेके आपको साल का 25 लाख तक का रेंज फी का होता है। ओवरऑल इंडिया में अराउंड 41 या 42 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है।
एनआरआई कोटा जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में ही होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, वो भी 9,06,496 एज पर द राउंड 2 2021 में कट ऑफ था। बीडीएस में मेरिट कट ऑफ था। एआईक्यू कोटा में ओपन में 41,356, ईडब्ल्यूएस 42,765, ओबीसी में 42,543, एससी में 1,48,711, एसटी कैटेगरी में 1,88,809। स्ट्रे वैकेंसी के अकॉर्डिंग था ये मेरिट। डीम्ड यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोटा में 9,22,186 एज पर द राउंड 2, और एनआरआई कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी में बीडीएस में कट ऑफ था 7,49,505 एज पर द मॉप अप राउंड। बीएससी नर्सिंग एआईक्यू कोटा में ओपन मेरिट में 1,30,237, ईडब्ल्यूएस 1,16,701, ओबीसी 1,30,841, एससी 2,38,708, एसटी 3,87,534। और दिल्ली एनसीआर का कोटा रहता है बीएससी नर्सिंग में, तो उसमें ओपन कैटेगरी 1,57,643, ईडब्ल्यूएस 2,09,314, ओबीसी 2,54,817, एससी कैटेगरी 2,42,725। तो ये था बीएससी नर्सिंग में मेरिट कट ऑफ का। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या रहेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल मेजोरिटी जो इंस्टीट्यूट्स और जिस पर्टिकुलर कोटा में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है वो हमने लिस्ट आउट किया है। सबसे पहले नीट यूजी का आपका जो स्कोर कार्ड था, जो आप ऑनलाइन एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, वो आपको संभाल के रखना है। उसकी फिजिकल कॉपी मांगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। एमसीसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आप करोगे, या तो आप ऑल इंडिया में करोगे तो एमसीसी की वेबसाइट पे, और स्टेट अथॉरिटी में अगर अपियर हो रहे हो स्टेट काउंसिलिंग में तो उसकी वेबसाइट पे, और उसकी जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट है वो आपको संभाल के रखनी है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरी है, फिजिकल हार्ड कॉपी। थर्ड है सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आप ऑनलाइन डाउनलोड करोगे वेबसाइट से अपने लॉगिन और आईडी पासवर्ड से। 12th साइंस की मार्कशीट, ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी, सभी में ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको रखनी है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जरूरी है। स्टेट काउंसिलिंग कोटा और आप स्पेशल कोई इंस्टीट्यूशनल कोटा या स्पेशल रिलीजन कोटा पे वगैरह पे, जहाँ पे भी स्पेशल कोटा, मेजोरिटी स्टेट और इंस्टीट्यूशनल कोटा के भी आपको पर्टिकुलर उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप स्पेशल कुछ जो भी कैटेगरी में सीट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो उसका गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी। सर्टिफिकेट फॉर स्पेशल कोटा, अगर आप जैन माइनॉरिटी या मुस्लिम माइनॉरिटी, आर्मी कोटा, ईएसआई एम्प्लॉय कोटा अगर इस पर्टिकुलर कोटा में है तो उसका एविडेंस, उसका सर्टिफिकेट जो भी रिक्वायर्ड होगा वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिक्वायर्ड होगा। एनआरआई कोटा के लिए ऑल इंडिया काउंसिलिंग में एनआरआई का क्राइटेरिया ये है कि कोई भी आपका रिलेटिव है, अगर आपके अंकल है, कोई कजिन ब्रदर है, कोई सिस्टर है, आंटी है, आप जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, दूसरी कंट्री में सिटीजन है उनका, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। पर ऑल इंडिया में स्टेट काउंसिलिंग में, स्टेट अथॉरिटी में रूल ऐसा है कि अगर आपके पेरेंट्स या आप खुद एनआरआई है तभी आप एनआरआई सीट में एडमिशन ले सकते हो। मगर ऑल इंडिया काउंसिलिंग में, जहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में एनआरआई कोटा होता है, वहाँ पे आपके रिलेटिव है कोई, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हो एनआरआई कोटा में। उसमें आपको स्पॉन्सर का एफिडेविट सर्टिफिकेट और एम्बेसी से कुछ 2 सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक एनआरआई स्टेटस का और ओसीआई सर्टिफिकेट, ओसीआई स्टेटस का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है जो भी पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं।
वहाँ की इंडियन एम्बेसी में वो अप्लाई करके वो सर्टिफिकेट वहाँ से इश्यू करेंगे और यहाँ पे आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल कॉपी वो रिक्वायर्ड होगी। फी के रिलेटेड आपको डिमांड ड्राफ्ट जो भी दिया गया है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे वो लिखा गया होगा। उसकी ट्यूशन फी और हॉस्टल फी दोनों के डिफरेंट डिमांड ड्राफ्ट रहते हैं यूजुअली, तो वो आपको प्रिपेयर करके जिस भी नाम से करना है वो प्रिपेयर करके वहाँ पे सबमिट करना रहेगा ज्वाइनिंग के टाइम। दूसरा होता है बॉन्ड एफिडेविट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, ऑल्सो कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी एफिडेविट होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सर्विस बॉन्ड का एफिडेविट होता है, ऑल्सो कुछ में पेनल्टी बॉन्ड रहता है, जैसे कि आप अगर सीट छोड़ते हो तो क्या उसमें रहता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में फीस का सिक्योरिटी सिक्योरिटी बॉन्ड रहता है और सर्विस का भी बॉन्ड रहता है कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगेन एफिडेविट होता है कि आप अगर ड्यूरिंग द एमबीबीएस अगर आप सीट छोड़ते हो तो आपको कंप्लीट फी पे करनी रहती है। कंप्लीट फी करने का जो एफिडेविट होता है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दोनों में रहता है। तो आप ड्यूरिंग द एमबीबीएस अगर सीट छोड़ते हो तो आपको वो फी भरनी रहती है, तभी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो इश्यू करते हैं। और लास्ट है मेडिकल फिटनेस। वो सभी में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है मेडिकल फिटनेस, जो आपको अपने जो भी फैमिली फिजिशियन है या नियर बाई डॉक्टर है उनके थ्रू फिलअप करके वहाँ पे सबमिट करना रहेगा। तो थैंक यू ऑल। ये था पूरा नीट यूजी के काउंसलिंग के रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन। फर्दर आप हमारे करियर काउंसलिंग हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, जो आपको इस वेबिनार के लिए भी मेंशन किया गया है 8320876298, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं counseling@doctor.com। अब हम कोई क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर सकते हैं। तो निधि, कोई स्टूडेंट्स को क्वेश्चन हो? Thank you, sir, for your extraordinary information. Now we will take go ahead and take some time for question and answer. So, if anyone wants to say or ask anything, any questions, कुछ किसी को क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? कुछ query, आप yes. गुजराती, इंग्लिश या हिंदी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। હું કેવલ બોલું। हाँ हाँ बोलो। સર આપણા ડીમ્ડ યુનિવર્સિટી એટલે એમાં કોનો સમાવેશ થાય? डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब જેમ કે ગુજરાતમાં હશે સુમનદીપ યુનિવર્સિટી એ ડીમ્ડ યુનિવર્સિટી છે, એટલે અને यूसा मेडिकल कॉलेज वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मतलब वो मेडिकल कॉलेज उसका एफिलिएशन सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से है, सीयूसा मेडिकल कॉलेज। और सुमनदीप जो भी यूनिवर्सिटी है वो खुद से यूनिवर्सिटी भी है और कॉलेज भी चलाती है। ऐसे करके जैसे डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वो स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी है, और उनके कैंपसेस में कॉलेज होती है, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, वो एक ही कैंपस में होता है, तो उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। प्राइवेट जो भी कॉलेज होती है उसका एक सिर्फ स्टैंड अलोन मेडिकल कॉलेज हो गया, स्टैंड अलोन डेंटल कॉलेज हो गया, और इसका एफिलिएशन सिटी उस पर्टिकुलर स्टेट की यूनिवर्सिटी के साथ, जैसे कि गुजरात में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी के है, उसके एफिलिएशन हो सकता है। ऐसा है, ये दोनों में डिफरेंस है। આ ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ એટલે ઈ डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि अगर आप गुजरात स्टेट में आपका बोर्न हुआ है, या आप पिछले 5 या 10 साल से गुजरात स्टेट में ही रह रहे हो और आपने गुजरात स्टेट में ही 11th 12th साइंस की एग्जाम दी है, तो गुजरात में जो भी स्टेट काउंसलिंग होगा
गुजरात की जो भी मेडिकल कॉलेजेस की सीट है, यहाँ पे 85% सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सारी सीटें, एमबीबीएस हो या बीडीएस हो, वो सारी सीटों का एडमिशन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है। और उसमें सिर्फ गुजरात के स्टूडेंट जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वही अपियर हो सकते हैं। बाहर के स्टूडेंट यहाँ पे आके अपियर होके एडमिशन ले नहीं ले सकते। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दो टाइप के होते हैं। एक डोमिसाइल बाय बर्थ, मतलब आपका जन्म गुजरात में हुआ है। दूसरा डोमिसाइल बाय रेसिडेंस, मतलब अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे जॉब कर रहे हैं पिछले 8-10 साल से और आपका पूरा स्कूलिंग ही गुजरात में हुआ है, वहाँ पे उन्होंने ये क्राइटेरिया दिया है कि अगर इतने पर्टिकुलर साल से आप यहाँ पे हो तो आपको गुजरात का डोमिसाइल दिया जाएगा। और जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये जो होता है मजिस्ट्रेट के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब मामलतदार ऑफिस जो होती है वहीं से आपका सर्टिफिकेट इश्यू होता है। वो आपको अभी अप्लाई कर देना पड़ेगा, अभी से अप्लाई कर देना, ताकि उसमें हफ्ते 10 दिन का टाइम लगे। तो जब भी रिजल्ट आए और एडमिशन प्रोसेस हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस स्टेट से या जहाँ से बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिजल्ट की वेट मत करो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो। એટલે સર આ ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ એટલે બર્થ સર્ટિફિકેટ જ નહીં કે ઈ नहीं नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग और स्कूल की मार्कशीट को चेक करके कंफर्म करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर्टिकुलर डिफरेंट पर्पस के थ्रू होता है। यहाँ पे पर्पस है आपका नीट के मेडिकल या डेंटल या एडमिशन प्रोसेस के लिए आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेते हैं। कुछ गवर्नमेंट की जॉब के लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है लोकल अथॉरिटी। तो बर्थ सर्टिफिकेट तो है ही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एमबीबीएस में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। वैसे तो कोई स्टूडेंट है ऐसा जिसका जन्म गुजरात में हुआ है, का ट्रांसफर ही 10 साल से किसी और स्टेट में हो गया है, उसने स्कूलिंग ही यहाँ पे नहीं की है, तो उसको एमबीबीएस में एडमिशन के लिए परमिशन नहीं मिलेगी, वो गुजरात में अपियर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी स्कूलिंग वगैरह आउट स्टेट में हुई है, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अपियर होगा और वही स्टेट में उसके काउंसलिंग में वो अपियर किया हो सकता है। આ ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो मामलतदार कचहरी से निकाल पड़ेगा, वहीं पे अप्लाई करना होगा आपको। ओके। और सर ये ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा उसमें कंफ्यूजन है थोड़ा। नहीं देखो, दो लास्ट ईयर ऐसा था 2021 में कि जो भी स्टूडेंट है सबको आप दो काउंसलिंग प्रोसेस में अपियर हो सकते हो। मतलब ऑल इंडिया कोटा है वो सेंट्रल कमिटी पूरे इंडिया में जितनी भी सीट है उनके पास है, उन सब में एडमिशन, जो हमने सीट कोटा आज डिस्कस किया वो सभी में एडमिशन करती है। और किसी भी स्टेट का स्टूडेंट किसी भी स्टेट की मेडिकल कॉलेजेस में अपियर हो सकता है उस पर्टिकुलर कोटा के लिए। राइट? अब सारे स्टेट में जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 85% सीट है वो अलग से स्टेट अथॉरिटी ही उसको एडमिशन करती है और वो उसको रिजर्व किया जाता है, सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट ही उसको पहले एडमिशन ले। अगर सीटें बच जाती है, उस पर्टिकुलर स्टेट के सारे स्टूडेंट ने सीट ले ली फिर भी सीटें बची है, तो वो स्टेट अथॉरिटी डिक्लेयर करेगी कि बाहर के स्टूडेंट अब बाकी प्रे वैकेंसी या मॉक राउंड में अपियर हो सकते हैं बाकी बची सीटों के लिए। मगर पहली प्रायोरिटी स्टेट काउंसलिंग में उस स्टेट के स्टूडेंट्स की ही होगी जिसके
उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर होगा। ओके ओके। समझे? तो दो प्रोसेस है एडमिशन के। हम्म, और जो भी मेरिट हमने कट ऑफ मेरा तो मेरिट बंद की है। बात की इस वेबिनार में, वो सर ने ऑल बोलने का टाइम ही नहीं इंडिया दिया। एमसीसी की जो कोई प्रोसेस है ज्वाइन ही ऑल नहीं किया था इंडिया उस टाइम कोटा पे, में दो जो थे। एडमिशन की, उसके बाद उसके तो बारे में बात की फटाफट। है। आज हमने किसी स्टेट काउंसलिंग में क्या कट ऑफ है वो हमने बात नहीं की है, कि सारे स्टेट में डिफरेंट कट ऑफ और डिफरेंट उन्होंने तो कोटा बोलने का टाइम ही वगैरह नहीं दिया। का क्राइटेरिया रहता खुद ही है। स्टार्ट हो गया। ओके। अब बोल। और सर ये राउंड 1 2 3 4 मतलब उसमें होता क्या है राउंड? अभी बोलने का टाइम आएगा। सारे स्टूडेंट अभी को रात यार बजरंग मार तो कमाल कर दिया यार। राउंड मतलब हाँ यार आपको काला रास्ता भी मैं हर राउंड मुझे के रात लिए आना चॉइस फिलिंग ऑनलाइन करनी होगी। चॉइस फिलिंग એટલે किसी को कॉलेज बोला। ने कि आपने को? ऑनलाइन ऑनलाइन हाँ, जब भी आप जिस भी वेबसाइट पे जहाँ पे आप रजिस्टर कर रहे हो, यार बात तो उसी है पे वो कहीं है तो वो बात तो है अरे वो थोड़ा धीरे। डिक्लेयर करती है कि अब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग का मतलब है कि सपोज आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको ऑल इंडिया कोटा में कौन कौन सी कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए, तो आप उसी हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके चॉइसेस फिलअप करोगे, चॉइसेस ओ, सिलेक्ट करते हो। ऑनलाइन ही आपको चूज करना है। फॉर एग्जांपल, आप गुजरात से बिलोंग करते हो और ऑल इंडिया काउंसलिंग में अपियर हो रहे हो, भाई तो तो आप अम्मा ऐसा नाक की करोगे कौन कि सुन चलो रही कि पहले मैंने वो मुझे बोलना बीजे है मेडिकल फटाफट तो कॉलेज में बोला बीजे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में चाहिए, दूसरा मुझे बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में चाहिए, तो वैसे करके आप सिलेक्ट करोगे डिफरेंट कॉलेज और कोटा। हम्म, ऐसे करके आप सारे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतने नंबर ऑफ सीट कोटा ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पूरे इंडिया में सारे कोटा सिलेक्ट करने हैं, सारे मेडिकल कॉलेज इसमें अपियर करना है, तो आप फिलअप कर सकते हो चॉइस के। पर अलॉटमेंट में सीक्वेंस देखा जाएगा। जो हम्म, चॉइस आपने पहले फिलअप की है, अगर वहां पे ऑनलाइन अलॉटमेंट के टाइम पे आपके मेरिट पे उस कॉलेज में अगर वो सीट अवेलेबल है, तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो सीट आपको अलॉट कर देगा। ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड अलॉटमेंट सिस्टम है। इसीलिए ऑनलाइन चॉइस हम्म, फिलिंग बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा फीस वाली सीट या इंस्टीट्यूट आपने पहले चूज चॉइस फिलिंग कर दिया, तो कंप्यूटर आपको ऑटोमेटिकली आपके मेरिट पे अगर वो इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिक आपको उस चॉइस पे आपको सीट अलॉट कर देगा। तो ये खास ध्यान रखना है ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग ऑनलाइन में। आप जब भी इंस्टीट्यूट या कोटा सिलेक्ट करें चॉइस फिलिंग के टाइम पे, तो सीक्वेंस 1 2 3 4 5 वो सब ध्यान से, फीस और बाकी टर्म्स ऑफ कंडीशन जैसे बॉन्ड है, वो सब चीजें चेक करके ही आप उसको चॉइस फिलिंग करें। ओ, ठीक है? और अगर जरूरत लगे तो आप डॉक्टर के करियर काउंसलिंग सर्विस में भी अपियर हो सकते हो, जहाँ पे एक्सपर्ट आपकी चॉइस फिलिंग में आपको हेल्थ गाइडेंस देंगे, कहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट में क्या क्या फीस है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो भी मैनेजमेंट होता है वो प्रिपेयर करता है, कंफ्यूजन है, सब जगह पे आपको असिस्टेंस मिलेगा, ताकि आप ड्यूरिंग दी एडमिशन प्रोसेस कहीं पे भी गलती ना करो। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एडमिशन प्रोसेस में अगर आपने गलती की, तो वो चांस दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है? तो आई थिंक अगर स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट को? सर ये फीस का स्ट्रक्चर जो है ये कैसे पता चलेगा? वो जैसे ऑल इंडिया एमसीसी है, तो उनके पोर्टल पे जब भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, आईडी पासवर्ड से जब भी आप चॉइस फिलिंग करोगे, तो अंदर उस पर्टिकुलर सीट कोटा और इंस्टीट्यूट के सामने भी उसकी सीट मेंशन होगी। अलग से एमसीसी की वेबसाइट पे
यूजी काउंसलिंग का जो सेक्शन है वहाँ पे आपको टैब दिखेगा पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट्स। उस टैब में आप किसी भी इंस्टीट्यूट को सर्च करके वहाँ पे कौन सी फीस है और उसका क्या बॉन्ड एफिडेविट फॉर्मेट है वो सब इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है। पर हाँ, सारे इंस्टीट्यूट का आपको इंडिविजुअली अंदर देख के फिर वो देखना पड़ेगा। और स्टेट काउंसलिंग की भी और जो भी वेबसाइट है पर्टिकुलर स्टेट की अथॉरिटी जो भी एडमिशन करती है उनकी वेबसाइट पे भी उस पर्टिकुलर स्टेट काउंसलिंग में जितने भी इंस्टीट्यूट्स का एडमिशन होगा उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी, मैनेजमेंट कोटा एनआरआई कोटा उसमें भी अलग से है, तो वो सारा फीस का वो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे ही अनाउंसमेंट करते हैं, वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, पीडीएफ फाइल भी अपलोड करते हैं और सीट मैट्रिक्स भी अपलोड होता है। अभी क्या है कि रिजल्ट नहीं आया है तो सबसे पहले सारे अथॉरिटी पहले शेड्यूल डिक्लेयर करते हैं। शेड्यूल मतलब डिफरेंट डेट्स कि कौन सी डेट पे कौन सी प्रोसेस होने वाली है और वो कब क्लोज होगी डेडलाइन, पहले उसका पीडीएफ आएगा। दूसरा पैरेलल मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स भी डिक्लेयर करेंगे, तो आपको रेगुलरली उस वेबसाइट को चेक करते रहना पड़ेगा कि क्या डिक्लेयर हुआ है और क्या अभी उसका करंट स्टेटस क्या है और कौन कौन सी प्रोसेस कब कर। हेलो सर। हाँ हाँ सर कौन सी वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी? ऑल इंडिया के लिए आपको तो mcc.nic.in, अगर आप गूगल में ऑल इंडिया नीट यूजी काउंसलिंग तो भी आपको एमसीसी की वेबसाइट आ जाएगी। और अगर कंफ्यूजन है कुछ पूछना है तो आप डॉक्टर करियर काउंसलिंग का मोबाइल नंबर है उस पर भी आप पूछ सकते हो हेल्पलाइन पे। अगर वेबसाइट जाननी है तो वहाँ से हम वेबसाइट का क्या डोमेन है कुछ है तो हम हेल्प करेंगे आपको, तो वो आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। संदीप जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। fantastic information shared by you. थैंक यू। I have got a few questions. हाँ Suppose my child is getting admission in Vijay Medical College in All India quota. One, suppose it is it's not a possible, hypothetical situation. If no, we take this scenario is actually okay. Let me correct here. correct. In this particular scenario will not be possible this year because last year also during the counseling the MCC with a special notice they have declared that any student any point of time cannot hold 2 seats at a time। मतलब अगर आपको ऑल इंडिया के थ्रू विजय मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट हो चुकी है राइट राउंड वन में, तो वो जो भी अलॉटमेंट होगा आप ज्वाइनिंग करोगे तभी कंफर्म होगा एडमिशन। Correct. राइट, ज्वाइनिंग की डेडलाइन होती है, आपने ज्वाइनिंग कर लिया, जैसे ही ज्वाइनिंग कर लोगे तो एमसीसी की अथॉरिटी गुजरात स्टेट अथॉरिटी को जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइनिंग कर लिया है उसका डेटा शेयर करेगी। Okay. तो स्टेट काउंसलिंग में आपके रजिस्ट्रेशन में भले ही आपने चॉइस फिलिंग की वगैरह आपके आईडी से, पर आपको सीट अलॉट नहीं होगी क्योंकि सिस्टम ये जानता है, कंप्यूटर सिस्टम की आपको ऑलरेडी अलॉटेड हो चुकी है और आपने ज्वाइनिंग कर लिया है विजय मेडिकल कॉलेज। Okay. Okay. That's nice. So it is advantageous to take an admission on AIQ quota or the state quota. What is the better? गुजरात के लिए मैं कहूँगा कि ऑल इंडिया कोटा में लेना बेटर है क्योंकि ऑल इंडिया के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो उसमें जो बॉन्ड की टर्म है एमबीबीएस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर कोई एमबीबीएस करता है स्टूडेंट तो बॉन्ड सर्विस बॉन्ड है वो सिर्फ स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं उसी स्टूडेंट पे लागू होता है। मतलब 85% सीट जो है उसी में लागू पड़ता है
ऑल इंडिया कोटा से जो भी स्टूडेंट्स गुजरात के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे तो उनके लिए एमबीबीएस का सर्विस बॉन्ड का जो भी मैंडेटरी है वो लागू नहीं होता है। आज की डेट में ये रूल है, इवन में भी सेम है। Fantastic. Fine. Now, I wanted to ask you. Normally, NEET exams हो जाते हैं, UG NEET. हाँ, So, how much duration is there for approximately? It varies definitely. For the registration to start. Suppose a family has to take plan outstation trip or all that. ओके। Approximately, what is approximate duration like? जनरली हर साल Registration मुझे तेरा and all फोन that. हाँ, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 15-20 दिन में जनरली शेड्यूल और कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। शेड्यूल तो एटलीस्ट वो डिक्लेयर कर ही देते हैं कि कौन सी डेट पे रजिस्ट्रेशन ओपन होगा और कौन सी डेट पे चॉइस फिलिंग वगैरह सब होगा। अभी क्या है कि मोस्टली जैसे रिसेंटली 12 जुलाई को एक लोकसभा का नोटिफिकेशन आया था जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की है। उसके अंडर में एमबीबीएस की 4,390 के आसपास सीटें जितने भी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है उसमें एडिशनल एमबीबीएस की सीट ऐड हुई है और वो 2 फेजेस में वो उसको रोल आउट करेंगे और ये सारी सीटें एडिशनल सीटें होंगी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर में होगी। CSS उनको बोलते हैं। अभी भी क्योंकि वो रिसेंटली पार्लियामेंट सेशन में ये डिक्लेयर हुआ है तो अभी क्या उसका एग्जीक्यूशन होगा, एडमिशन के क्या रूल्स होंगे, क्या क्या उसमें अप्लाई होगा, टर्म्स एंड कंडीशन, वो सब शायद उन सब का मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब चीजें अभी शॉर्टिंग होगी, वो सब क्लैरिफिकेशन हो रहा होगा अथॉरिटी के साइड से भी। तो मे भी इस साल ये सब वगैरह जो भी नए कुछ चेंजेस आए हैं उस वजह से ये डिले हो रहा है, अदरवाइज इतना डिले नहीं होता है। Right, sir. Okay. Thank you. Thank you so much. तो इस साल का जो मेजर जो भी चेंज हुआ है उसमें हेलो हाँ हाँ Sir, good afternoon. हाँ गुड आफ्टरनून, बोलिए। I'm calling from West Bengal, Kolkata. ओके, या बोलिए बोलिए। First of all, I convey my thanks to you for giving us such valuable information. Sir, I have 2 questions. ओके, I have 2 questions, sir. One thing, you have already elaborated the documents to be ready for verification. Yeah. Sir, at the time of Yes. registration, in state or MCC website, should we upload all those documentary copy online? You should it is better you should keep the scan copy of PDF file ready with you. You can carry during the counseling also, Google Drive पे आप रख दो तो कभी भी प्रिंट आउट निकालना है कहीं से भी तो वो हो सकता है। दिस इज रेकमेंडेड। दूसरा, ऑल इंडिया एमसीसी में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस नहीं है क्योंकि उसका जो भी वेरिफिकेशन है मे बी इस साल अगर कुछ वो नया ऐसा कुछ फील्ड ऐसा लगे तो आप पीडीएफ आपको शायद वो अपलोड करना रहेगा। अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में वेरिफिकेशन आपका जब भी अलॉटमेंट होगा और जब आप एडमिशन में ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तब होता है। स्टेट काउंसलिंग में डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट रूल्स है। मोस्टली स्टेट काउंसलिंग में ऐसा होता है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हो, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर विंडो पे टाइम पीरियड देते हैं, पर्टिकुलर सेंटर पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिया जाता है। जैसे गुजरात में ऐसे 10 से 11 सेंटर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ पे फिजिकली आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं, तब जाके ऑनलाइन आपके आईडी के पास वेरीफाइड का स्टेटस आ जाता है और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए अलाउ किया जाता है। ये स्टेट अथॉरिटी का प्रोसेस है, लास्ट ईयर ऐसा था।
Sir, even it is done as per your statement. Okay. Again, at the time of admission, that college authority again can verify all those documents, isn't it? Yes, 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 Right. Sir, my second question yes. relating to domicile certificate. Okay, Domicile certificate. I have already heard the discussion which you have already informed. okay, My okay, question is, sir, there are two forms. One related to the district that administrative authority. Another one, which is being implemented in West Bengal. So far, I have gathered information. That is from school. Last school where the kids are studying. Okay. So okay. school का भी एक performer है domicile का. Sir, That is, ये हाँ बोलिए. okay. That may be school living certificate. Are you talking other than school living certificate? Are they issuing any other certificate, or you are talking about the school living certificate? No, sir. Actually, in for domicile certificate, two formats are there which I have seen in Google. One relates to the district authority, another one which is termed as A2. A for Akash, A2. Okay, That is signed by the last school living okay, principal. Last school principal. हाँ, okay. सर दोनों So का maybe, जरूरत होगा ना एक होने में हो जाएगा यही सर. नहीं, एक मिनट, मे बी मुझे नहीं पता। आई थिंक वेस्ट बंगाल में डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू के टाइम पे क्या उनका क्राइटेरिया रहता है। राइट मे बी राइट. ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो ऐसा स्कूल से मांगती हो ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, अच्छा. और वो लेके आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करना हो अलोंग विथ बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट के साथ, तो ये हो सकता है। तो बेटर है कि क्या है कि स्टूडेंट के एडमिशन में हम तो एडवाइस करते हैं कोई चांस मत लो। ऑलवेज बेटर हैव वन सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा। राइट राइट. थैंक यू सर फॉर योर टाइम. तो आई थिंक या सबका क्वेश्चन हो गया हो तो हम कंक्लूड कर सकते हैं। निधि, फ्रॉम योर साइड कुछ? Okay. Okay, great. Thank you, everyone. And we appreciate your being here with us. So, हेलो thank you. तो Yes. सर, ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड वो क्या होता है? स्ट्रे वैकेंसी मतलब वो लास्ट राउंड होता है, फोर्थ राउंड, उसका नाम स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। उसमें जो भी सीटें लास्ट में बची है तो उसका ही अलॉटमेंट ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के थ्रू ही होता है, और वो लास्ट राउंड है, उसका नाम स्ट्रे वैकेंसी राउंड लिया गया है। पर સર उसमें स्पेसिफिक, हाँ, या સર આપણે આ વર્ષમાં બીડીએસમાં એડમિશન લઈ લઈ અને ગયા સાલ નીટ દઈ અને એમબીબીએસમાં એડમિશન થતું હોય તો એનઓસી લેવું પડે ને ગવર્મેન્ટમાં એનઓસી લઈ તો એમાં કાંઈ પેનલ્ટી કે કેવું હોય ગવર્મેન્ટમાં કે કેટલું હોય? पेनल्टी मतलब उसमें ऐसा होगा, आपने जो भी बॉन्ड साइन किया है, दो तरह के बॉन्ड होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। एक जो आप सर्विस बॉन्ड होता है, मतलब अगर आप जो भी कोर्स कंप्लीट करते हो उसके बाद का सर्विस बॉन्ड है वो। हाँ दूसरा बॉन्ड होता है डिसकंटिन्यू पेनल्टी, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स अगर आप वो कोर्स छोड़ते हो, आप लीव कर रहे हो, तो इस केस में आप ड्यूरिंग कोर्स लेफ्ट होते हो कोर्स को, तो उसका भी एक एफिडेविट होता है कि कुछ पेनल्टी फीस आपको पे करनी होगी। वो कितनी होगी वो मालूम है सर वो आपको? ऑलमोस्ट गुजरात में शायद 5 लाख के आसपास है। गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में शायद मुझे अभी एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है, पर कुछ पेनल्टी, डिसकंटिन्यू पेनल्टी होगा तो सही है, क्योंकि आप एक सीट वेस्ट कर रहे हो। प्राइवेट में तो पूरी की पूरी फीस सी भर प्राइवेट में पूरी फीस, प्राइवेट में सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में वो एफिडेविट प्रैक्टिस अभी हो चुकी है, या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है या तो प्राइवेट। मनु रोटी ला दे ना मान। गवर्नमेंट में 5 लाख मनु? के आसपास होगी। ऑलमोस्ट हाँ, उसके आसपास देख सकते हो, 5 या अप टू 10 में भी।
मतलब गुजरात में तो 10 लाख तो पूरा सर्विस बॉन्ड की फीस है, तो इतना तो नहीं होगा, पर मुझे लग रहा है कि आई थिंक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या दूसरे स्टेट में वगैरह में तो अप टू 5 लाख हो सकता है। ओके, बॉन्ड ब्रेक करने पर ना। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और आगे आप डॉक्टर की यूट्यूब चैनल को फर्दर नोटिफिकेशन, फर्दर गाइडेंस, हेल्थ केयर करियर और प्रोफेशनल अपग्रेडेशन के लिए यूट्यूब वेब चैनल को फर्दर फॉलो कर सकते हैं, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ जो आपको हेल्थ केयर करियर में आगे कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।